हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट 15 मल्टीपल चॉइसेस का जिक्र करना है। इनको समझेंगे और करेक्ट ऑप्शंस को जस्टिफाई करेंगे। हमने एवरेजेस के टॉपिक में ये ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि जितनी भी एवरेजेस हैं ये डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं और एवरेज की जो 5 टाइप्स हम स्टडी करते हैं वो पांचों की पांचों एवरेजेस या तो डाटा के बिल्कुल सेंटर में होती हैं या फिर इनका रुझान डाटा का सेंटर होता है। यानी ये सेंटर के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं तो सेंटर के करीब करीब ज़रूर होती हैं। तो लिहाजा मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है यानी मैयर इंडिकेटिंग द सेंटर ऑफ द डाटा इज़ कॉल्ड मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैयर्स ऑफ लोकेशन, मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन या बोथ एंड बी। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है कि ऐसी मेजरमेंट जो डाटा के सेंटर को ज़ाहिर करे तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मेयर्स ऑफ लोकेशन इसको कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर को लोकेट करती हैं, या मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर को लोकेट ना भी कर रही हों तो इनका रुझान डाटा का सेंटर ही होता है। लिहाजा बोथ एंड बी यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एवरेज इज़ अ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेयर्स ऑफ लोकेशन या मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन या बोथ एंड बी। तो एवरेज भी इन्हीं दो का दूसरा नाम है। मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या लोकेशन को ही एवरेज कहा जाता है। तो लिहाजा एवरेज एक ऐसी मेयर है जो सेंट्रल टेंडेंसी की मेयर करती है या फिर मेयर करती है लोकेशन को। तो लिहाजा डी ऑप्शन यानी बोथ एंड बी, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में द सिंगल वैल्यू डेट रिप्रेजेंट द डाटा। तो जो सिंगल वैल्यू है जो डाटा को रिप्रेजेंट कर दे इसको एवरेज भी कहा जाता है, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी, मेयर्स ऑफ लोकेशन भी। लिहाजा ऑल यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन। यानी अब हम मल्टीपल चॉइसेस देखने जा रहे हैं जी, अच्छी एवरेज की क्वालिटीज़ क्या हैं या क्या होनी चाहिए। तो वो एवरेज अच्छी समझी जाती है जो तमाम वैल्यूज़ पे बेस करे, क्योंकि एवरेज का मकसद डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो लिहाजा वही एवरेज डाटा को बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएगी जिसकी कैलकुलेशन में तमाम वैल्यूज़ शामिल होंगी। लिहाजा ऑल ऑब्जर्वेशंस पे बेस करती हुई एवरेज ज़्यादा बेहतर होती है, यानी एवरेज को तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करना चाहिए। इट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है, सम ऑब्जर्वेशन या हाफ ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, वेल डिफाइंड या इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये तीनों बातें अच्छी हैं, ये तीनों क्वालिटीज़ एवरेज में होनी चाहिए। बल्कि इसके अलावा भी क्वालिटीज़ हमने ऐसी स्टडी की हुई हैं जो किसी अच्छी एवरेज के अंदर पाई जाती हैं और पाई जानी चाहिए लाजमी। लिहाजा ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। एवरेज को वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, तमाम ऑब्जर्वेशंस पे बेस भी करना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड यानी उसके आंसर को देख के डाटा के बारे में समझना भी आसान होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। ये सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेयर्स हैं यानी एवरेजेस की 5 टाइप्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई। और ये प्रॉपर्टी आलमोस्ट सबकी कॉमन है कि तमाम मेयर ऑफ डिस्पर्शन एवरेजेस जो हैं ये यानी मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये डिपेंड करती है हमेशा चेंज ऑफ ओरिजिन पे। तमाम की तमाम जितनी भी एवरेजेस हैं पांचों की पांचों, और मेयर्स ऑफ स्केल पे भी डिपेंड करती हैं। यानी कुछ प्लस माइनस करके नया वेरिएबल बना लें, ओरिजिन चेंज कर दें तो तब भी आंसर चेंज हो जाएगा नए वेरिएबल्स का। और अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नया वेरिएबल बनाएं तो ओरिजिनल वेरिएबल्स का और नए वेरिएबल्स का तब भी हमारे पास जो एवरेज का आंसर है वो चेंज हो जाएगा। यानी चेंज ऑफ स्केल का भी असर पड़ता है इनके आंसर्स पे और ओरिजिन का भी। लिहाजा सी ऑप्शन बोथ एंड बी इन दोनों से यानी नॉट इंडिपेंडेंट हैं एवरेजेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, y1 y2 y3 अप टू yn। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी कांस्टेंट वैल्यू 10 से, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी स्केल चेंज कर दिया जाए तो रिजल्टिंग एवरेज वुड भी। तो फिर नए वेरिएबल की एवरेज क्या होगी? पुराने के आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करने से इंक्रीज़ जो आता है उतना आंसर में इंक्रीज़ आ जाएगा, यानी इंक्रीज बाय 10 टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो लिहाजा 10 गुना आंसर में चेंज आ जाएगा। अगर पहले एवरेज का आंसर 5 था तो अब 50 हो जाएगा, पहले अगर 6 था तो अब 60 हो जाएगा नए वेरिएबल का आंसर। लिहाजा हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है। जब ये एक बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो 10 टाइम इंक्रीज, डिवीजन की बात हो तो 10 टाइम डिक्रीज, एडिशन की बात हो तो जस्ट जितने यूनिट एडिशन हुई है उतना इंक्रीज, उतने टाइम्स नहीं, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नेगेटिव की बात हो, माइनस किया हो नया वेरिएबल बनाते हुए, तो फिर उतने यूनिट ही डिक्रीज की बात आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 इज़ एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। जिस तरह की अब बात आ गई ऐड करने की, तो अब 5 टाइम्स इजाफा नहीं होगा बल्कि जस्ट 5 का इजाफा हो जाएगा नए आंसर में।
अगर पहले एवरेज का आंसर फॉर एग्जांपल 5 था तो अब 10 हो जाएगा, अगर पहले 50 था तो अब 55 हो जाएगा, तो 5 का इंक्रीज आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, तो लिहाजा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह हमारे पास मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द अरिथमेटिक मीन हैज़ द सेम यूनिट या स्क्वायर ऑफ यूनिट या क्यूब ऑफ यूनिट या यूनिट लेस। तो अरिथमेटिक मीन एक ऐसी एवरेज है जो सेम यूनिट में आंसर देती है। केजी में डेल्टा गिवन था तो केजी में ही आंसर आ जाएगा, लीटर्स में था लीटर में आ जाएगा, मीटर्स में है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा ये सेम यूनिट है एज ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस, ये आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी। अरिथमेटिक मीन नेगेटिव नहीं हो सकता या पॉजिटिव नहीं हो सकता या ज़ीरो नहीं हो सकता, ये बताना हमने। तो कोई भी आंसर अरिथमेटिक मीन का आ सकता है, ऐड करके तादाद पे डिवाइड कर दे, जो भी आंसर होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लिहाजा कोई भी ऑप्शन हो सकती है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, लिहाजा डी यानी नन ऑफ दिस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है द मीन ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर एन मतलब इन जनरल हम एन की नोटेशन यूज़ करते हैं, 10, 15, 20 जितने भी हैं, अगर उनका मीन फाइंड करना हो इन जर्नल, तो इन जर्नल नोटेशन में ये मीन का फार्मूला क्या होगा, n+1/2। ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होता है एन इंटीजर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ डेविएशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो फ्रॉम। ये अब अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ अलग से हम जिक्र करने लगे हैं कि अरिथमेटिक मीन से अगर डेविएशंस ली जाएँ गिवन वेरिएबल की तो सम हमेशा ज़ीरो आता है। लिहाजा यही पूछा गया है कि सम ऑफ डेविएशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो किससे, जब डेविएशंस होंगी अरिथमेटिक मीन से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस इज लीस्ट फ्रॉम। ये भी अरिथमेटिक मीन सेकंड प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं इसकी कि द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज मिनिमम। तो लिहाजा सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन इज़ लीस्ट यानी मिनिमम किससे होती हैं जी, अरिथमेटिक मीन से। लिहाजा ये ए ऑप्शन करेक्ट है, बी, सी या डी ये रॉन्ग होंगी। उसके बाद मीन ऑफ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सब एवरेजेस की सेम होती है। इसमें जस्ट मोड के अलावा, मोड जो है वो कांस्टेंट का एग्जिस्ट नहीं करता, आगे हम मल्टीपल चॉइसेस में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो बाकी चारों की चारों एवरेजेस जो हैं ये कांस्टेंट की हमेशा कांस्टेंट होती हैं, यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ, हार्मोनिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ, और इसी तरह मीडियन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। लिहाजा मीन ऑफ कांस्टेंट का पूछा गया है तो इज़ इक्वल टू डेट कांस्टेंट, यानी ज़ीरो, अनडिफाइंड एंड डज नॉट एग्जिस्ट वाली ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है कि उसी कांस्टेंट के बराबर मीन होगा जो कांस्टेंट गिवन है, ये हमारे पास करेक्ट होगी। नेक्स्ट बाकी इंतहाई अहम मल्टीपल चॉइसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू जी।